अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कैसे तैयार होगा एसएससी का रिज़ल्ट। आप जानते हैं कि कोविड का ये साल रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। आप स्टूडेंट हो, आपके टीचर्स हो, आपकी स्कूल हो, आपकी मैनेजमेंट हो, हर जगह जो है बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। और हुकूमत के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज को फेस करते हुए हुकूमत ने एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला लिया। और इस तारीख़ी फ़ैसले में अब सारे लोग, आप अक्सर ये इंतज़ार कर रहे थे कि रिज़ल्ट किस तरह से बनेगा, रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, और क्या हमारे हाथ में एसएससी का रिज़ल्ट मिलेगा? क्या वही रिज़ल्ट मिलेगा जो स्कूल से हमें मिलता है, या फिर एसएससी बोर्ड की तरफ से हमें रिज़ल्ट मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाबात है। प्यारे बच्चों, ये आपका रिज़ल्ट है, और इस रिज़ल्ट को पाने के लिए मतलब बहुत एक बेताबी होती है, बहुत एक बेचैनी होती है। और साल भर की मेहनत, बल्कि ये कहा जाता है कि गुज़िश्ता 10 सालों की मेहनत इस रिज़ल्ट में शामिल होती है। तो इस रिज़ल्ट के ताल्लुक से जो हमारे अलग-अलग स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेगुलर स्टूडेंट्स की, कि ये उनके लिए रिज़ल्ट का प्रोविज़न क्या होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे आज के वीडियो में रिपीटर स्टूडेंट्स की। उसी के साथ-साथ में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की। हम बात करेंगे जो आइसोलेटेड स्टूडेंट्स होती है उनकी, और हम बात करेंगे क्लास इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स की। इन 5 स्टूडेंट्स के बारे में इंशाल्लाह आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इनका रिज़ल्ट किस तरह से बनेगा, स्कूल में रिज़ल्ट किस तरह से तैयार होगा, रिज़ल्ट कब और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से आज पूरी मालूमात आज के इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि बोर्ड की जानिब से एक प्रकटन जो है वो आपको मिला है। ये बोर्ड की वेबसाइट है, और बोर्ड की वेबसाइट पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर नीचे की तरफ सन 2020-21 इयत्ता 10वी साठी मूल्यमापन परिशिष्टे, नियमित विद्यार्थी, पुनर्परीक्षार्थी के लिए भी एक खाजगी विद्यार्थी, तुरळक विषय जो आइसोलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, इन सारे के लिए यहाँ पर नया सर्कुलर आप लोगों के लिए आया हुआ है। और इसी के ताल्लुक से तकरीबन ये 10 पेज का सर्कुलर है, और इसी के ताल्लुक से इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा मैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। और सबसे पहले देखेंगे हम कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, इनकी जानिब से ये परिपत्रक निकला हुआ है। डेट आप देख सकते हो, 9/6/2021 की डेट है। तो इस डेट पर ये जो सर्कुलर है वो आया हुआ है। इसमें क्या ख़ास बातें हैं, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से आपको डिटेल देने की कोशिश की जाएगी। शुरुआती दौर में ज़िक्र किया हुआ है कोविड-19 का, जो बीमारी है फैली हुई है, उसी के ताल्लुक से एकेडमिक ईयर पर उसके कौन-कौन से जो है नुकसानात हुए, इनके ताल्लुक से यहाँ पर मालूमात दी गई है। अब असल मुद्दे की तरफ थोड़ा-सा हम आते हैं, और यहाँ पर जाएँगे कि सबसे पहले कार्यवाहीचे वेळापत्रक, मतलब रिज़ल्ट का पूरा प्रोसेस किस तरह का होगा, रिज़ल्ट किस तरह से बनाया जाएगा, इसके ताल्लुक से एक वेळापत्रक जो है वो बोर्ड ने जारी किया है। और इस वेळापत्रक का मतलब इस टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा मतलब ये बंधन कारक है तमाम स्कूलों के लिए। उनको अपने मतलब प्रॉपर टाइमिंग में ये सारा जो प्रणाली है, ये सारा जो आदेश है, इसको पूरा जो है वो बनाकर इसको अच्छे से पूरा कार्रवाई मुकम्मल करके इसको बोर्ड को सबमिट करना है। इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह मालूमात दी जाएगी। चूँकि आज 10 तारीख है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तफसील जो दी हुई है उसमें आप देख सकते हो कि मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्यासाठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलवरून प्रशिक्षण। तो 10 तारीख आज के दिन सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर जो है वो यहाँ पर मुख्याध्यापक और टीचर्स, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से आगे ज़िक्र आएगा कि 7 लोगों की एक कमेटी बनाना है, जिसमें क्लास टीचर भी होगा, जिसमें हेडमास्टर भी होगा। उन्हीं के साथ-साथ में जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि उसके अंदर सुपरवाइज़र्स को भी शामिल किया जाए, और क सब्जेक्ट टीचर्स को शामिल किया जाए। इस तरह से 7 लोगों की एक कमेटी बनाना है। तो उसके ताल्लुक से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 10 जून को दी जाएगी यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अपवादात्मक परिस्थिति
कोणत्याही प्रकारचे मूल्यमापन ना झालेल्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे हालात हो गए होंगे, नागुरेज़ हालात, जिनकी वजह से उसका जो है मूल्यमापन हुआ ही नहीं है। मतलब बिल्कुल किसी तरह का उसका जो है वो उसका ना टेस्ट हुआ है, ना कुछ हुआ है। तो ऐसे स्टुडंट्स हो उसके अलावा विषय शिक्षकांनी विषयनिहाय गुणतक्ते वर्ग शिक्षकांकडे सादर करणे। ये दूसरा पॉइंट मतलब टीचर्स जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे वो सब्जेक्ट टीचर्स ने अपने मार्क्स जो है वो लिख कर जो है वो अपने क्लास टीचर को जो है सबमिट करना। उसी के साथ-साथ में चौथा पॉइंट वर्ग शिक्षकांनी संकलित निकाल अंतिम करून निकाल शाळेच्या निकाल समितीकडे सादर करने। और ये जो क्लास टीचर्स होंगे, इन्होंने ये पूरा जो रिज़ल्ट है इसको जमा करके जो समिति बनाई जाएगी, कमेटी जिसके बारे में मैंने कहा, इनको जो है ये सबमिट करना है। इन सब के लिए जो डेट दी गई है तीनों काम के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ये 11 जून से लेकर 20 जून मतलब 10 दिनों के अंदर ये काम क्या करना है, मुकम्मल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट आहे वर्ग शिक्षकांनी तयार केलेल्या निकालाचे निकाल समितीने परीक्षण व नियमन करून प्रमाणित करने। अब जो समिति बनाई जाएगी वो समिति जो क्लास टीचर्स के ज़रिए जो रिज़ल्ट आए हुए हैं, उसका परीक्षण करेगी, उसका नियमन करेगी कि सही मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। इसके लिए जो है 12 जून से लेकर 24 जून तक का वक़्फ़ा दिया गया है। उसके बाद छठा पॉइंट मुख्याध्यापकांनी निकाल समितीचे प्रमाणित केलेल्या निकालानुसार विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय गुण मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये भरणे। अब मुख्याध्यापक को ये काम होगा मतलब हेडमास्टर्स को ये काम होगा कि बोर्ड की जानिब से एक वेबसाइट दिया जाएगा। उस वेबसाइट के ऊपर जो है जाकर विषय निहाय मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से संगणकीय प्रणालीमध्ये मतलब वहाँ पर कंप्यूटर में आपको वो मार्क्स जो है ऑनलाइन भरना है। उसके लिए जो डेट है वो 21 जून से लेकर 30 जून तक की डेट है। तो ये भरना होगा। 7वाँ जो पॉइंट है कि वो जो हेडमास्टर्स होंगे वो ये सारे रिज़ल्ट होंगे, उसके ऊपर जो है वो अपना स्टैम्प लगाएँगे, अपने साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे अपनी और उसको सील बंद करके पॉकेट में जो है वो बोर्ड को जो है भेजेंगे, जो ज़रूरी कागज़ात होंगे वो। उसके लिए जो डेट दिया गया है वो 25 6 2021 से लेकर 30 6 2021 तक की डेट दी गई है। उसी के साथ-साथ में 8वाँ जो पॉइंट है माध्यमिक शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा मतलब 10वीं का जो रिज़ल्ट है, वो आएगा बोर्ड की वेबसाइट पर या बोर्ड जो है उसको डिक्लेयर करेगा। वो 3/7/2021 पासून मतलब उसके बाद से मतलब बोर्ड जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। कुछ और बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपके सामने बताता चलूँ। निकाल समिति गठित करने, मतलब जो कमेटी बनानी है वो किस तरह से बनानी है, तो आप देख सकते हो एक कमेटी बनेगी उसमें मुख्याध्यापक होंगे, उसी के साथ-साथ में 7 सदस्य मतलब 7 टीचर्स की ये समिति होगी और वो जो है फ़ौरन तत्काल गठित करावी मतलब बहुत फ़ौरन वो कमेटी बनाना है और इस कमेटी की जो है वो मीटिंग लेना है और मीटिंग की जो है कार्रवाई करके वेळापत्रक जो अभी आया हुआ है मतलब जो टाइम टेबल आया हुआ है, उस एतबार से कामकाज की रूपरेखा बनाना है, किस तरह से कामकाज होगा। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो समिति है, जो स्कूल लेवल पर काम करेगी 10वीं के, तो उसमें अध्यापन केलेल्या सर्व विषय शिक्षकांची व वर्ग शिक्षकांची बैठक घेऊन, जितने लोगों ने एसएससी को पढ़ाया है, उन तमाम टीचर्स की जो है वो मीटिंग लेकर जो है और क्लास टीचर्स की भी मीटिंग लेकर आगे की मूल्यमापन पद्धति किस तरह की होगी, इसको स्पष्ट किया जाएगा उनके सामने, इसको बताया जाएगा कि किस तरह से रिज़ल्ट बनाना है और उसी के साथ-साथ में किसी को अगर कुछ शंका है मतलब प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी जो है वो मीटिंग में जगह होगी और उसको किया जाएगा और साथ ही साथ वक़्त-वक़्त पर जो है वो गाइडेंस भी दिया जाएगा उनको, ये कहा गया है। आगे और एक पॉइंट है की वर्ग शिक्षकांनी तयार केलेल्या विद्यार्थी निहाय संकलित निकालाचे परीक्षण व नियमन समितीमार्फत करण्यात यावे। वो जो रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा क्लास टीचर के ज़रिए उसका परीक्षण भी करना है, नियमन भी करना है मतलब उसको जाँचना भी है और उसके साथ में उसका मॉडरेशन भी करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षण करना मतलब उसको जाँचना, नियमन करना मतलब उसको जो है वो दोबारा चेक किया जाएगा कि किस तरह से इसको दुरुस्त बनाया या नहीं बनाया। तो दोनों समिति के दोनों काम होंगे, परीक्षण करना भी काम होगा और नियमन करना मतलब मॉडरेट करना भी काम होगा। आगे पॉइंट है कि जो समिति बनाई जाएगी और ये जो शासन निर्णय है मतलब हुकूमत का जो फैसला है, उसके निष्कर्ष के अनुसार
निकालाचे परीक्षण व नियमन अभिलेख कागदपत्रांच्या आधारे करून विद्यार्थ्यांचे विषय-निहाय गुण अचूक असल्याची खात्री करून निकाल स्वाक्षरीसह 2 प्रती प्रमाणित करावा। अब सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि रिज़ल्ट चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है और ये पूरी तरह से इसको रिज़ल्ट को देखकर वो बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, इसकी इसकी खातिरी करके मतलब इसको देख कर के वो बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, अपनी जो है वहाँ पर सिग्नेचर करके 2 अलग-अलग प्रतों में जो है बोर्ड को जो है वो भेजा जाएगा। और उसके बाद में समितीने प्रमाणित केलेला निकाल संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे सुपूर्द करावा और आखिर में जो है वो समिती जो है वो अपना पूरा निकाल जो है मतलब जो पूरा रिज़ल्ट है वो मुख्याध्यापक जो स्कूल का मुख्याध्यापक मतलब हेडमास्टर होगा, उनके सुपुर्द वो किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मुख्याध्यापक को क्या करना है। तो 10वीं के जो शिक्षक है, जो पढ़ाने वाले टीचर्स है या फिर उनके क्लास टीचर्स है, पर्यवेक्षक जिनको हम कहते हैं सुपरवाइज़र्स है, तो उनकी एक मीटिंग लेना है, बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें और ये सारी जो कार्य पद्धति है, मतलब किस तरह से ये होगा, उनके शंका का समाधान करना, ये सारी चीज़ें जो उनको समझाना है। मंडळाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक टप्प्याचे कामकाज वेळेत पूर्ण करावे। ये हेडमास्टर के लिए बहुत ज़रूरी काम है कि जो मुद्दे तय किए गए हैं और जो डेट्स दी गई है टाइम टेबल में, उन डेट के एतबार से सारा कामकाज जो है वो वक्त पर पूरा करना है। मंडळाकडे परीक्षेसाठी आवेदनपत्रे भरून नोंदणी केलेल्या व मंडळाच्या बैठक क्रमांक प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांचेच मूल्यमापन करण्यात यावे। आपको मालूम है कि फॉर्म भरे जा चुके हैं और उसमें कुछ बच्चे जो है वो जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, सिर्फ़ उन्हीं का जो है वो मार्क्स भर के भेजा जाएगा। जिन्होंने फॉर्म सिरे से भरा ही नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई मसला नहीं है, मतलब उनका उनके लिए रिज़ल्ट बनाना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बोर्ड का फॉर्म भरा ही नहीं है। उसके बाद में इसमें हो सकता है कि रिपीटर्स स्टूडेंट होंगे, प्राइवेट स्टूडेंट्स होंगे जो किसी सेंटर से एग्ज़ाम देते, तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी मतलब आइसोलेटेड स्टूडेंट्स इसमें हो सकते हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए विषय शिक्षक और वर्ग शिक्षक इनके ज़रिए जो है मतलब सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर इनके ज़रिए जो है मूल्यमापन किस तरह से किया जाएगा इसकी कार्यवाही उनको बताना, इसकी सारी मालूमात उनको फ़राहम करना, ये चीज़ भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ-साथ में जो है ये सारा जो है वेळापत्रक जो है मतलब ये जो टाइम टेबल है ये जो है वो इसको जो है समिति के सामने रखना और उस एतबार से काम करना ये हेडमास्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ में नियमित विद्यार्थी जो है मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके बारे में ये कहा गया है की समितीने प्रमाणित केलेल्या इयत्ता 10वीच्या संकलित निकालाची एक मूळ प्रत आणि इयत्ता 9वीच्या संकलित निकालाची एक मूळ प्रत सीलबंद पाकिटात मुख्याध्यापकांच्या अभिरक्षेत ठेवून दुसरी प्रत इयत्ता 9वी व 10वी संबंधित विभागीय मंडळाकडे निर्धारित कालावधीत जमा करावी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 10वीं के जो मार्क्स संकलित मार्क्स हम लोग देने वाले हैं वो और उसकी उस स्टूडेंट की जो रेगुलर स्टूडेंट है उसकी 9वीं जमात का जो रिज़ल्ट होगा, 9वीं जमात का जो रिज़ल्ट होगा, उसको उसको एक सील बंद करके उसके ऊपर अपनी स्वाक्षरी करके, इसको जो है बहुत अच्छे से इसको जमा करना है बोर्ड पर मतलब बोर्ड के पास भेजना है, जो विभागीय मंडल है, उनके पास इसको जमा करना है और जो कालावधि उसके लिए दिया हुआ है, जो टाइम टेबल दिया हुआ है, उसी टाइम टेबल में इसको जमा करना है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आगे बढ़ते निकाल तैयार करण्यासाठी कार्यपद्धत सबसे पहले हम जानेंगे कि नियमित मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए ये तरीक़ाकार क्या होगा। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नमूना दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी प्रथम भाषा उर्दू है और इयत्ता 9वीं में किस तरह से मार्क्स मिले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 100 मार्क्स का उर्दू का पर्चा होता है और उर्दू के 100 मार्क्स के पर्चे में उसको 68 मार्क्स मिले हैं। तो 68 मार्क्स को हमको तक़सीम करना है 2 से, तो वो गुण हो जाएँगे मतलब मार्क्स हो जाएँगे 34। तो इस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। एक और तरीका यहाँ पर बताया गया है कि किसी बच्चे को 77 मार्क्स मिले हैं। अब उसको जब हम 2 से तक़सीम करेंगे, तो यहाँ पर 38.5 मार्क्स मतलब 38.5 मार्क्स हो गए। तो चूँकि ये 50 आपको मालूम है कि बोर्ड में जहाँ पर 5 के ऊपर जो है मार्क्स जाएँगे, वहाँ पर आपको मुकम्मल मार्क्स देने हैं, तो यहाँ पर आप इसको 38.5 की बजाय 39 पूरे मार्क्स कर देंगे। संयुक्त भाषा में इसी तरीके से
50-50 मार्क्स है, जैसे हिंदी मराठी हमारे यहाँ 50-50 मार्क्स का होता है। किसी स्कूल में मराठी के साथ-साथ में जो है वो अरबी का पेपर होता है 50 मार्क्स का। तो जो संयुक्त विषय है उसमें 26 जमा 24 इज़ इक्वल टू 50। मिसाल के तौर पर किसी को मराठी में 26 मार्क्स मिले हैं, उसको हिंदी में या फिर अरबिक में 24 मार्क्स मिले हैं, तो उसके लिए 26 को तक़सीम किया जाएगा 2 से तो मार्क्स हुए 13, और 24 को तक़सीम किया जाएगा 2 से तो मार्क्स हुए 12। अब यहाँ पर 13 और 12 कुल मिलाकर हो गए 25 मार्क्स, तो हिंदी मराठी के मार्क्स हो जाएंगे 25। हर तरीके से यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिज़ल्ट बनाया गया है। आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पर अगर 11.5 हो रहा है तो उसको 12 हमने यहाँ पर लिया है, तो 12 जमा 11 यहाँ पर हो गए 23 मार्क्स। इस तरह से बताने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप देख सकते हो एक और तरीका है जिसमें यहाँ पर 10.5 का 11 हो गया और यहाँ पर 12.5 का 13 हो गया। अब दोनों जगह 0.5 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पर 1 मार्क्स बढ़ रहा है, 11 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1 मार्क्स बढ़ रहा है, मतलब 13 हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 मार्क्स बढ़े हैं। मतलब अगर देखें हम, तो ऐसे तो 1 ही मार्क्स बढ़ना चाहिए था। अगर दोनों मिलाकर 10.5 और 12.5, तो यहाँ पर 10 और 12 हो गए 22 और एक 23 हो जाते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो तरीक़ाकार दिया गया है, ये मराठी संयुक्त के टीचर्स को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 11 मार्क्स मराठी के हो गए और 13 मार्क्स जो है वो हिंदी के हो गए। दोनों मिलाकर जो है 24 मार्क्स हो रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे का 1 मार्क्स का नुकसान भी ना हो पाए, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। विज्ञान जो है, मतलब गणित का जो ये है सिस्टम है, वो भी इसी तरीके से दिया गया है। 50-50 मार्क्स का दोनों अलग-अलग करना है, और बाकी के दीगर सब्जेक्ट जो है, जैसे पूर्व व्यवसाय के NSQF के बारे में जो बताया गया है, किस तरह से यहाँ पर रिज़ल्ट बनाया जाएगा, और ये पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो बोर्ड की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। और इसी तरीके से रिज़ल्ट इंशाल्लाह बनाया जाएगा, अलग-अलग तरीक़ेकार यहाँ पर दिखाया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्हीं के साथ-साथ में आप देख सकते हो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा-सा हम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनुक्रमांक विषय प्रथम भाषा मराठी है। मिसाल के तौर पर ऐसे कोई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में, या फर्स्ट सेमेस्टर हो सकता है कि उन्होंने जो है फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दिया है और प्रीलिम एग्ज़ाम दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है लेकिन प्रीलिम एग्ज़ाम नहीं दिया है। दोनों के लिए तरीक़ाकार यहाँ पर बताया गया है। जैसे मराठी प्रथम भाषा है, हमारे लिए उर्दू होगी यहाँ पर, तो 80 में से उसने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर जो हमको 30 मार्क्स देना है, मतलब एसएससी, मतलब 10वीं के लिए जो हमारे मार्क्स हम देने वाले हैं, जिसमें हमको 30 में से डिवाइड करना है। ऊपर तो आपने देखा 9वीं के मार्क्स जो टोटल है, उसमें से 50 मार्क्स वहाँ पर हमने दे दिए उनको। अब बचे हुए 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स जो है वो 10वीं के जो है पेपर पर होने वाले हैं, और 20 मार्क्स का जो हमको असाइनमेंट और ओरल वगैरह लेना है। तो उसके लिए आप देखिए ये 30 मार्क्स यहाँ पर किस तरह से दिए जाएँगे। पहले 30 मार्क्स के बारे में जानेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम दिया है जिसमें उसको 66 मार्क्स मिले हैं, तो 66 मार्क्स को ज़र्ब करें, किया उसको तक़सीम किया जाएगा किसमें से, 80 में से, और उसको ज़र्ब किया जाएगा किससे, तो उसको ज़र्ब किया जाएगा 30 में से। तो यहाँ पर आपको जवाब मिल रहा है 24.75। तो 24.75 को कन्वर्ट किया हमने 25 मार्क्स में। तो इसको थोड़ा-सा याद रखेंगे कि किस तरह से निकाला जाएगा। उसी तरीके से गणित है, मतलब मैथ्स है, तो 32 प्लस 33, तो 32 प्लस 33 यहाँ पर किया है। यहाँ पर 32 को हमको जो है वो तक़सीम करना होगा 40 से, क्योंकि 40 मार्क्स है, और उसको बाद में ज़र्ब करेंगे हम 30 से, तो जवाब हमारा आएगा 12। उसी तरह 33 को हम तक़सीम करेंगे 40 से, और उसके बाद उसको ज़र्ब करेंगे 30 से, तो हमारा जवाब होगा 12.37। अब पॉइंट में देखिए यहाँ पर 37 हो गया, तो यहाँ पर सीधा पॉइंट से थोड़ा भी आगे अगर बढ़ता है तो हमको मार्क्स क्या करना है, मतलब यहाँ पर फुल कर देना है। यहाँ पर 0.37 लेने के बजाय हम यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स 13 उनको दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो ये 30 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होंगे, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक और तरीक़ाकार यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम भी दिया हुआ है और सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, या जिसको हम लोग कहते हैं कि
प्रीलिम एग्ज़ाम सराव परीक्षा वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में 56 मार्क्स मिले हैं और जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसमें उसको 72 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 72 मार्क्स मतलब दोनों मार्क्स में जो ज़्यादा मार्क्स है, उसको आपको यहाँ पर बोर्ड में भेजना है। मतलब इसकी पूरी इजाज़त दी हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखेंगे। 27 मार्क्स यहाँ पर हो गया, 72 को तक़सीम करेंगे 80 से और उसको ज़र्ब करेंगे 30 से, तो जवाब हमारा आएगा 27। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़रूरी ये बात है। आप विज्ञान आणि तंत्रज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हो किस तरह से 40-40 मार्क्स का पेपर है। यहाँ मिसाल के तौर पर 28 और 32 60 है और यहाँ पर 55 मार्क्स है। अब इन दोनों में ज़ायद मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के, तो फर्स्ट सेमेस्टर के ज़ायद मार्क्स हमने 60 यहाँ पर लिए और इन इन मार्क्स के ज़रिए 28 और 32 मार्क्स के ज़रिए यहाँ पर इवैल्यूएशन किया गया है। किस तरह से किया गया है आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जिसने ना फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है, ना सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम या प्रीलिम कुछ भी नहीं दिया है, उसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमको क्या करना होगा? तो सराव चाचण्या यहाँ पर लिखा गया है, तो सराव चाचण्या स्वाध्याय आपने उनका टेस्ट लिया होगा और उनको होमवर्क दिया होगा, घर काम दिया होगा, कोई प्रोजेक्ट दिया होगा, इसके आधार पर आपको उनको मार्क्स देना है और ये मार्क्स जो है यहाँ पर आपको 30 में से मार्क्स देना है। और वो मार्क्स किस तरह से दिए जाएँगे आप देख सकते हो कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 20 में से 15 मार्क्स दिए गए, 60 में से जो है वो 48 मार्क्स दिए गए। किस तरह से मार्क्स दिए गए आप देख सकते हो कि तरीक़ाकार क्या होगा। अगर 15 मार्क्स मिलता है, माफ़ कीजिए यहाँ पर 30 में से मार्क्स होंगे, 30 में से 15 मार्क्स मिले या 20 मार्क्स मिले तो किस तरह से होगा और किस तरह से मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर तरीक़ाकार दिया गया है। हिंदी के लिए, मराठी के लिए, मैथ्स के लिए और सोशल साइंस के लिए किस तरह का तरीका होगा और मार्क्स किस तरह से दिए जाएँगे, इसकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है। तो किस एतबार से मार्क्स दिए जाएँगे इसको भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए मार्क्स देने का तरीका क्या है आपने देखा। आगे बढ़ते हैं हम। पुनर्परीक्षार्थी की बात करेंगे हम। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स लेकर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके बारे में ये कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो है उनका जो है बोर्ड की जानिब से जो उनको मार्क्स मिले थे और वो जिन मज़ामीन में पास हुए थे, उन मार्क्स का जो है एवरेज एवरेज मार्क्स, मतलब जिन मज़ामीन में वो बच्चा कामयाब हुआ है, वो स्टूडेंट कामयाब हुआ है, उसका एवरेज मार्क्स 80 में से उसको देकर पास करना है। मतलब ये है कि रिपीटर स्टूडेंट भी किसी भी सूरत में फ़ेल नहीं होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट के 2 पेपर छूट गए हैं और वो रिपीटर स्टूडेंट्स ने इस साल जो है मार्च 2021 में होने वाले इम्तिहान का फॉर्म भरा था। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले का जो रिज़ल्ट है जिसमें वो स्टूडेंट पास हुआ है, तो उसके उसके मार्क्स जो है उसका सरासरी जो मार्क्स में पास हुआ है, मतलब जो सब्जेक्ट में पास हुआ है, उसका सरासरी मतलब एवरेज मार्क्स जो है वो 80 में से निकाला जाएगा और स्टूडेंट्स को उसको मार्क्स देकर उसको पास किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम कुछ और मालूमात। खासगी विद्यार्थी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करेंगे कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से मार्क्स दिए जाएँगे। तो यहाँ पर ख़ास बात एक दी गई है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो सेंटर होता है, वो सेंटर के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रैक्टिस पेपर्स या फिर टेस्ट पेपर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स दिए गए होंगे या उन्हें घर काम दिया गया होगा, गृह कार्य दिया गया होगा, कोई स्वाध्याय होगा, कोई प्रोजेक्ट दिया गया होगा। तो इन सब के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इनको क्या करना है कि इनको मार्क्स देना है यहाँ पर 80 में से और 80 में से जो मार्क्स दिए जाएँगे तो किस तरह से मार्क्स होंगे आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएँगे। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आपने पूरे किए हैं या जो गृह कार्य आपने किया है उसके ऊपर किस तरह से मार्क्स होंगे, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह यहाँ पर बताया गया है और किस तरह से मार्क्स दिए जाएँगे इसकी पूरी डिटेल्स है। रूपांतरित गुण में आप देख सकते हो कि 80 मार्क्स है, 40 जमा 40 पे की मतलब पूरा मार्क्स इस तरह किस तरह से देना है, इसके ताल्लुक से यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। आगे बढ़ते हैं हम और
नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो श्रेणी सुधार योजने अंतर्गत प्रविष्ट विद्यार्थी, उससे कबल मेरे ख्याल से एक और स्टूडेंट होना चाहिए। हाँ, ये है तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी, मतलब जो आइसोलेटेड सब्जेक्ट लेकर जो स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं, उनके लिए भी ये है कि इससे पहले जो है वो बोर्ड जो है एसएससी बोर्ड है, उनके ज़रिए जो एग्ज़ाम लिए जाते थे उसमें जो इम्तिहान में कामयाब होते थे, तो इससे पहले के किसी इम्तिहान में वो कामयाब हुए होंगे, तो उसके ज़रिए जो है उसमें जो मार्क्स मिले थे उनको, उसका जो सरासरी मतलब एवरेज जो गुण होंगे, मतलब जो एवरेज मार्क्स होंगे, उनको जो है वो संगणक प्रणाली में जो है भरना है और उसी एतबार से जो है उनको मार्क्स देना है। मतलब यहाँ पर भी जो आइसोलेटेड, अक्सर आपने देखा होगा कि चूँकि महाराष्ट्र में हम रहते हैं, यहाँ पर मराठी लैंग्वेज से 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना बहुत कम ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स भी होते हैं, कहीं पर कुछ सरकारी नौकरी कर रहे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो क्या करेंगे, तो इससे पहले जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उन एग्ज़ाम के जो है सरासरी गुण हो गए, मतलब वो जो पास किए हुए उनके इम्तिहान है 10वीं का, तो उसका जो एवरेज मार्क्स होगा, वो एवरेज मार्क्स के एतबार से जो है वो उनको जो है सरासरी मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। तो आइसोलेटेड स्टूडेंट जो है जिन्होंने इन साल मराठी के लिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए आइसोलेटेड फॉर्म भरा था, तो इंशाल्लाह उन सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे श्रेणी सुधार योजना अंतर्गत प्रविष्ट विद्यार्थी, मतलब जिन्होंने क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी-सी मतलब बुरी खबर है कि क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए इस साल जो है बोर्ड ने कोई भी तरतूद नहीं रखी है और बोर्ड की तरफ से कोई भी क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको एक और मौका दिया जाएगा। आइंदा चूँकि 2 मौके होते हैं क्लास इम्प्रूवमेंट के, तो आइंदा 2 मौके उन्हें दिए जाएँगे। तो इस साल जो रिज़ल्ट आएगा उसमें क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनके लिए बिल्कुल भी कुछ भी मतलब यहाँ पर मौका नहीं है। क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए वो किसी तरह से शरीक नहीं हो पाएँगे और उनका किसी तरह का रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर उनको क्लास इम्प्रूवमेंट करना है तो आगे उनके लिए मौका रहेगा। इसी के साथ-साथ में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें पहिला आहे की जो विद्यार्थ्याने मंडळाकडे परीक्षेचे आवेदन सादर करताना नमूद केलेले विषय, यापूर्वीच्या परीक्षेत विषय मिळालेली सूट याबाबत नमूद केलेला तपशील संगणकीय प्रणालीमध्ये दिसेल। उसी के साथ-साथ में सदर तपशीलातील विषय अथवा विषयातील सूट यामध्ये बदल असल्यास गुणांच्या सर्व रकान्यांमध्ये एम-एम दर्शावावा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो गुण होंगे वहाँ पर एमएम आपको जो है वो लिखना है। उसमें क्या बताया गया है कि सदर तपशिलातील विषयात अथवा विषयातील सूट यामध्ये बदल असल्यास, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर कोई छूट मिली है और उसमें अगर बदल है, तो वहाँ पर जो रकाना दिया जाएगा, वहाँ पर जो कॉलम दिया जाएगा, वहाँ पर एमएम आपको लिखना है। उसी के साथ-साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें अभिलेख जतन करने, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इनको सँभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 10वीं का बहुत इम्पोर्टेंट साल है और हो सकता है कि समिति ने जो पड़तालनी की है और सीलबंद किया है और उसके बाद बोर्ड की जानिब से भी कुछ ऐसी हिदायत मिले या बोर्ड की जानिब से कोई ऐसा पथक आए, उड़ता पथक भी जिसको हम कहते हैं, जो अक्सर इम्तिहानात में हमको देखने को मिलता है कि आकर बोर्ड में जो है बच्चे कॉपी वगैरह तो नहीं कर रहे देखा जाता है, तो ऐसे कुछ पथक जो है वो स्कूल में आकर जो है देख सकते हैं, मांगनी कर सकते हैं एचएम से कि इस साल जो एसएससी का रिज़ल्ट बना है वो किस बेस पर बनाया है, इसके ताल्लुक से हमें मालूमात दें। तो ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, अभिलेख जतन करने मतलब तमाम डॉक्यूमेंट को सँभाल कर रखना। और उसके बाद में और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बोर्ड की जानिब से जो मेंशन कराई गई है बातें, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है या उसकी कोई खिलाफ वर्ज़ी करता है, तो ऐसी स्कूल के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। उसी के साथ-साथ में गुण पड़तालनी जो है, मतलब उत्तर पत्रिका की छाया प्रत जो मतलब पुनर्मूल्यांकन के लिए हम लोग जाते हैं कि किस तरह से हम हमारे मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं है और हम चाहते हैं कि हम हमारे मार्क्स हमको कहाँ पेपर में कम मार्क्स मिले, तो हम फ़ोटोकॉपी मँगाते हैं या फिर हम जो है रीचेकिंग करवाते हैं। तो इन सब के लिए कोई तरतूद इस साल नहीं रहेगी, तो ये बोर्ड की तरफ से एक ख़ास बात है। तो इन सब के लिए कोई तरतूद जो है इस साल नहीं है। तो स्टूडेंट्स को ये भी बात बहुत ज़हन में रखने लायक है। एक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि
नियमित विद्यार्थी से लेकर पुनर्परीक्षार्थी मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स, और उसी के साथ-साथ में जो पुनर्परीक्षार्थी है, मतलब री एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स है, आइसोलेटेड स्टूडेंट्स है, इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो नियमित हो, चाहे खासगी हो, तमाम स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग परिशिष्ट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप वो परिशिष्ट यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर है, इसका पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पर दिया गया है। और आखिर में जो है वो डॉक्टर अशोक भोसले साहब जो कि सचिव है राज्य मंडल पुणे के, इनके दस्तखत है। तो आप सब आज के इस लेक्चर में शरीक हुए और आप सब ने भरपूर ताउन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह और जो डिटेल्स बोर्ड की तरफ से आएगी तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के इस सेशन में शरीक हुए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा कंटेंट हम एसएससी स्टूडेंट्स और नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह उन स्टूडेंट से भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।